अपने घर में ही खड़ा करेंगे ना। दूल्हे की बारात घर से निकलती, गैर के घर से नहीं निकलती। दूल्हा अपने घर से निकलता ना बारात लेकर। तो ये बारात शुरू होगी तुम्हारे महलों से, तुम्हारे घर में, और इंशाअल्लाह ताला पूरे गुजरात में जाएगी। आज मीडिया के लोग आके बोल रहे वहां से खड़ा करे, वहां से खड़ा करे। हमने कहा मैडम अभी तो शुरुआत है, अपने घर से ही शुरू करेंगे ना। नेक काम करना, नेक काम जो करते घर से करते ना। पहले घर के कमजोरियों को, बुराइयों को, उसको खत्म करके हम दूसरी जगह जाते। तो घर से शुरू करें, और मुझे यकीन है कि जो काम घर से शुरू किया जाता है उसमें कामयाबी हमको इंशाअल्लाह ताला आप देंगे, और अल्लाह हमको कामयाबी समकिनार करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर एक लंबी फेहरिस्त है कि 375 गवर्नमेंट के स्कूल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ये जो लोग जीते आपकी ओर से, 150 ने स्कूल को बंद करवा दिया। 150 स्कूल बंद हो गए, जिसमें 60 गुजराती थे और 90 उर्दू मीडियम के स्कूल थे। ये भी क्या मेरे से पूछ के बंद हुए? आप में हिम्मत नहीं थी इन स्कूलों को खुलाने की। और फिर पीने का पानी दस्तयाब नहीं है। 50 साल 70 साल पुरानी सीवरेज ड्रेनेज की लाइन है, उस पर भी आपको कुछ करना नहीं है। ये रिवर फ्रंट है। मोदी जी आपने रिवर फ्रंट तो बना दिया, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर कौन सा काम करवाया बताइए मोदी जी, आपकी पार्टी और क्या आपकी हुकूमत ने? दुनिया को दिखाने के लिए रिवर फ्रंट, मगर जो मुस्लिम और दलित इलाके हैं वहां पर पीने का पानी की लाइन नहीं, ड्रेनेज लाइन नहीं, फ्लाईओवर नहीं, और ट्रैफिक में घंटों गाड़ियां रुक जाती हैं। मगर मोदी जी कहेंगे गुजरात आओ रिवर फ्रंट देखो। हम आपसे कहेंगे आओ हमारे घर को देखो, हमारे इलाकों को देखो जहां पर दलित और मुसलमान बसते हैं। ये जो जीत कर गए ये नहीं बोल सकते ये बात, क्योंकि इनको इजाजत नहीं है अपने सियासी बाप के खिलाफ कोई बात करने की। फिर ये पिराना इलाका है, पूरा कचरा लाकर डालते वहां पर, पूरा कचरा लाकर डालते। क्या ये बात सच नहीं है कि 28 सितंबर 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की रिपोर्ट है कि 12 साल नेहा नाम की लड़की जिंदा उस कचरे के ढेर में दफन हो गई। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं गुजरात में ऐसा हो रहा है, गुजरात में ये हो रहा है, हो रहा होगा, मगर कचरे के ढेर में अगर एक 12 साल की नेहा डूब कर मर जाती है, अपने भाई के साथ गई, क्यों गई? वो इसलिए गई कि वहां पर खिलौने तलाश करना चाहती थी। कचरे के ढेर में नेहा 12 साल लड़की अपने भाई के लिए, अपने लिए खिलौने तलाश करना चाहती थी और अपनी जान खो दी। रिवर फ्रंट भी है और वो पिराना का कचरों का अंबार भी है। अब आपको कौन सी चीज पसंद है, आपको फैसला करना पड़ेगा। ये रिवर फ्रंट दिखने में बहुत अच्छा है, मगर मैं तुमसे कह रहा हूं नजर वहां पर नहीं, नजर घर पर रखो, नजर घर पर रखो, घर के बाहर रखो। और हम आपसे वादा कर रहे हैं कि जिताओ मजलिस के 11 कॉरपोरेटर को, इंशाअल्लाह ताला रिवर फ्रंट की तरह आपके महल्लों में तरक्की के काम कराएंगे। और अगर काम नहीं होगा और अगर सरकार काम नहीं करेगी तो असदुद्दीन ओवैसी आकर अहमदाबाद में धरना देगा, सत्याग्रह करेगा। ये गांधी की सरजमीन है। अहमदाबाद की रोड पर आकर मैं खुद बैठूंगा तुम्हारे साथ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक और इलाका मख्तमपुरा में
हमारे कैंडिडेट सद्दाम हनीफ के वालिद ने बोरवेल के लिए जमीन दी तो कांग्रेस के लोगों ने कहा नहीं, तेरी जमीन नहीं होना, हम बोरवेल लगाएंगे, उसका पैसा भी वसूल करेंगे और लोगों से पैसा लेंगे भी। हम जमीन देने तैयार सद्दाम के वालिद। ये इनका मामला है। 200 दुकानों को डिमोलिश कर दिया गया, कोई वहां पर नहीं गया। ये आपको समझना है इन चीजों को। अगर आपके नुमाइंदे कामयाब होते हैं तो आपके गम को, आपकी तकलीफ को समझेंगे, आपके लिए दौड़ेंगे, आपके लिए काम करेंगे। जब रिवर फ्रंट के लिए पैसा आए तो फिर इन गरीब मुस्लिम और दलित इलाकों में पैसा क्यों नहीं है? कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लड़ने वाला नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज पर आपको गौर करके 21 तारीख को एक तारीखी फैसला आपको लेना है और अहमदाबाद के आसमानों में इंशाअल्लाह ताला अब आपको पतंग को पिलाना है। और सिर्फ हर जगह 21 तारीख के दिन लोग ये बता देना कि हां, हमारे महल्लों में, हमारे घर में, हमारे इलाकों में सिर्फ पतंग ही पतंग चल रही है, दूसरा कोई वहां पर नजर नहीं आना चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एक बात शुरू में कहना चाहता था जो जहन से निकल गई। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि उत्तराखंड में जो सैलाब आया है धौली गंगा नदी में, जिससे कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उत्तराखंड में अल्लाह वो तमाम लोग जो उस सैलाब में फंसे, अल्लाह उन तमाम को राहत दे, अल्लाह उनकी जानों को बचाए। और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्द से जल्द उनको इस तकलीफ और मुसीबत से निजात दे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक और बात जो बीजेपी की गवर्नमेंट कहती है कि हमने गुजरात में ऐसा कर दिया, वो कर दिया। गुजरात की हाई कोर्ट 5 फरवरी को एक केस आया और उस केस में गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने क्या कहा, मैं वो कारोबार करने वालों से कह रहा हूं जो बिजनेस करते हैं, माहिर हैं कारोबार में गुजराती भाई हमारे। गुजरात हाई कोर्ट में एक भारत एसिड एंड केमिकल एक केस गया जिसमें इस भारत एसिड एंड केमिकल के मालिक ने कहा कि मुझको जीएसटी के लोगों ने मुझे डराया, धमकाया और मुझसे कहा कि तुझको 9 करोड़ रुपए भरना पड़ेगा जीएसटी, और 33 घंटे उसको रोक के रख लिए। 8 दिन उसके घर में बैठे रहे। वो गुजरात हाई कोर्ट को गया तो गुजरात हाई कोर्ट के 2 जजेस ने कहा कि हां, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा जीएसटी गुजरात में कलेक्ट होता। ये गुजरात हाई कोर्ट का जो लाइव लॉ वेबसाइट में रिपोर्ट हुआ है, 33 घंटे उसको रोक के रख लिए और उससे कहे कि तुम 9 करोड़ रुपए जमा कराओ। मोदी जी, ये कैसे हो रहा है गुजरात में? जीएसटी के नाम पर डराया जा रहा है, कारोबार करने वालों को कमजोर किया जा रहा है। ये गुजरात का। अब आप आ जाइए, बहुत लंबा रिकॉर्ड है इन लोगों का। एक और रिकॉर्ड है माशाअल्लाह, आपको जानकर गम होगा कि जो बच्चों में एनीमिक होते हैं, जिसमें खून की कमी होती है, जो 6 महीने से 5 साल के बच्चे गुजरात में, 6 महीने से 5 साल, खुद मोदी हुकूमत की रिपोर्ट अब भी आई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, ये कहती है कि 80% गुजरात में 6 महीने से 5 साल के बच्चों में खून की कमी, एनीमिक। बताओ मोदी जी, ये कैसे हो रहा है? तो मोदी जी बोलेंगे मैं छोड़ के चला गया ना, इसलिए हो रहा है। हो सकता भाई, मजाक। मोदी जी खुद बोले कि कभी कभी ह्यूमर करना चाहिए, मजाक करना चाहिए।
सीरियस मत लीजिए संघ परिवार वालों। फिर एक और बात, जो बच्चे स्टंटेड होते हैं, यानी जिनकी उम्र के लिहाज से हाइट होना कम, वेस्टेड यानी उनका वेट जो होना वो कम, वजन कम होता है, वो 38 से 39% हो गया। गुजरात तरक्की कर रहा है। जो हमारी बहनें जिस उम्र में आकर बच्चे पैदा करती हैं, 65% वो महिलाओं को एनीमिक है, खून की कमी है। गुजरात तरक्की कर रहा है। अच्छा, ये बोलते हैं कि वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना है मुसलमानों का? 61% है। कितना है हमारे हिंदू भाइयों का? 71% है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉर्ड है, मैं नहीं बनाया हूं। मैं संघ परिवार और बीजेपी से पूछना चाहता हूं, ये डिफरेंस क्यों है वर्क पार्टिसिपेशन रेट में? मुसलमानों का भी 71% होना चाहिए ना। क्यों नहीं करते आप? इसलिए नहीं करते कि कोई लड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, आपको मालूम कितने मुसलमान मैट्रिकुलेशन करते हैं गुजरात में? 26% खाली। इसका जिम्मेदार मैं हूं। जिसको आपने वोट दिया, पूछो उनसे कि 26% मैट्रिकुलेशन करेंगे। और फिर एक सेग्रीगेशन इंडेक्स है। पूरे भारत में अगर हिंदू और मुसलमान अलग रहते हैं तो अहमदाबाद में रहते हैं। क्यों रहते हैं बताओ? क्या मैंने कहा मिलाओ ना मोदी जी? क्यों नहीं मिलाते आप? यह सेग्रीगेशन इंडेक्स कहता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, गुजरात में अमन है। यह कहते हैं, मोदी जी का नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2018 में 39 कम्युनल राइट्स हुए, 2019 में 6 कम्युनल राइट्स हुए। और गुजरात में सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, ये बाजा बजाते रहते हैं। मोदी जी बीजेपी वालों को बोल दिए, सोने से पहले बोलो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सुबह उठे तो बोलो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 24 घंटे यही बोलते रहो। मगर क्या डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों है अहमदाबाद में? 40% क्यों है यहां पर? क्यों एक हिंदू मुसलमान को घर नहीं बेच सकता? क्यों एक मुसलमान हिंदू को नहीं घर बेच सकता? क्यों मुझे कलेक्टर से परमिशन लेना पड़ता? मेरी जायदाद है, मेरे बाप का घर है, मेरी मां का घर है। तुम कौन होते मुझे बोलने वाले किसको बेचूं या ना बेचूं? डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा दिए। मैं अपना घर नहीं बेच सकता, कलेक्टर के पास जाकर भीख मांगना पड़ता है। यह संविधान के खिलाफ है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट। हमारे दोस्त वकील अब्दुल हकीम केस डाले हाई कोर्ट में कि संविधान के खिलाफ है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है, राइट टू लाइफ के खिलाफ है। यह प्राइवेसी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ है। मगर डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, कलेक्टर से अगर मैं तोहफा भी दे रहा हूं तो नहीं दे सकता हूं, गिफ्ट भी नहीं दे सकता हूं। आप कौन होते भाई? मगर यह सरकार जो बड़ी बड़ी बातें करती हैं, इनका काम सिर्फ बकवास करना, अवाम के दरमियान में नहीं रहना, कुछ काम काज नहीं। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, उन्हीं की बात सुना जाता है। आप बोलेंगे क्या, इसकी मिसाल दो। इसकी मिसाल ये है, इसकी मिसाल वो किसान है जो 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इसकी मिसाल वो है, वो किसान जो आज वहां पर बैठा हुआ है वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से ज्यादा मोदी सरकार के पास एमपी हैं। भारत के कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, मगर किसान रोड पर निकलकर आया, एहतजाज किया, तो मोदी सरकार परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, बीजेपी परेशान है, संघ परिवार परेशान है कि ये क्या हो रहा है। सबक क्या है?
पैगाम क्या है कि एहतजाज करना जमहूरियत के लिए जरूरी है, किसानों ने हमको बता दिया। एहतजाज किए तो मालूम हुआ कि हुकूमत परेशान हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि हरकत करना पड़ेगा। जिंदा अगर हैं तो जिंदगी का सबूत सिर्फ खामोश बैठकर आंख में आंसू लाने से नहीं दिया जाता। जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना है तो एहतजाज करना पड़ेगा। सदा एहतजाज को बुलंद करना पड़ेगा। जमीर की आवाज पर अपनी जबान से नारे लगाना पड़ेगा। अगर दिल जलता है तो अपनी जबान पर लाकर हुकूमत के ऐवानों में बताना पड़ेगा। नाइंसाफी नजर आती है तो नाइंसाफी का जमहूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा। हक चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता कि मेरा हक दे दो, हक दे दो। हक को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को और जमहूरियत को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम मैं आपको देने आया हूं कि जहां तक किसानों की बात है, मैं अहमदाबाद से भी हमारे किसान भाइयों को पैगाम दे रहा हूं कि हम आपके साथ हैं। आपकी जिद्दोजहद हक बजानिब है। आपके मुतालबात बिल्कुल सही हैं। जो 3 कानून नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाए वो भारत के संविधान के खिलाफ है। एग्रीकल्चर संविधान में स्टेट लिस्ट में आता है और नरेंद्र मोदी की सरकार को कोई अख्तियार नहीं था कि वो उस कानून को जो स्टेट लिस्ट में आता उस पर कवानीन बना सके। एग्रीकल्चर मिनिस्टर बोलते हैं तोमर साहब इसमें क्या काला है दिखाओ। अरे काला उसमें यह है कि भारत के संविधान के खिलाफ है। जो कानून बनाने का इख्तियार आपको नहीं है, आप कैसे बनाए हो कानून। अब जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है क्योंकि वो पर सिख है। वो खालिस्तानी हो गया वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सकें, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वो ही दूध के धुले हैं, हम सब गुनाहगार। कोई है ही नहीं ना। अब मोदी जी का मामला यह है कि वो कहते हैं कि नो, कोई एहतजाज मत करो, मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को सुनो। मैं मन की बात बोलता हूं, सुन लो, अमल कर लो। मोदी जी मन की बात सुनने से गरीब का पेट नहीं भरता। मन की बात सुनने से किसानों का गम दूर नहीं होगा। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। अब आप किसानों की मन की बात समझो। अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गुजरात की गरीब परिवार से उठकर आया हूं। अगर आप गरीबों का गम समझते हैं तो अपने घर में उन किसानों को बुलाइए। जिस तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मेहमान था। जब आप मेहमान को बुलाकर चाय पिला सकते हैं, अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में। एक 10-12 को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। देखो वो किसान आपको अपने गोद में बिठा लेगा, अपने सर पर बिठा लेगा। मोदी जी, आप किसानों के इस तकलीफ को आपकी हुकूमत को समझना पड़ेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो किसान का नेता रोया तो पूरे किसान जज्बात में आ गए। मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके अज़ाइम में सच्चाई होती है, जो इखलास की बुनियाद पर काम होता है, कुदरत उसकी मदद करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसान उठेगा और किसान उठा है। अच्छा, ऐसा उठा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को रोकने के लिए कीले लगा दिए, कीले लगाए। पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस हाईवे खोद रही है, दिल्ली पुलिस हाईवे खोद के कीले लगाए और पुलिस वालों को वो लंबे लंबे क्या बोलते हो, वो आयरन के रॉड दिए। मोदी जी,
आपसे एक अपील कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। अगर यही कीले आप लद्दाख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती। यही आप खोद के रख देते तो गलवान में PP-18 पे आज भी हम जाकर अपनी फौज को भिजा सकते थे। मोदी जी, वहां पर कीले नहीं लगाए आपने। क्यों नहीं किया आपने? लद्दाख में 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। अब चीन क्या कर रहा है? 1000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो भारत के एलएसी में चीन कब्जा करके बैठा है। और मोदी जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका, ना कोई था ना कोई रहेगा। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन की फौज भारत के एलएसी की जमीन पर बैठी है। अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा दिए भारत की जमीन पर। सिक्किम में नकुला में चीन की फौज। मोदी जी दिखाइए ना। तो मोदी जी अपनी जबान से वजीर आजम चाइना का नाम नहीं ले, सबका नाम ले लेंगे, सबको नाम रख देंगे, मगर चाइना का ही नाम नहीं लेते। अब मैं वजीर आजम से कह रहा हूं कि मैं अहमदाबाद से इस रिवर फ्रंट के सामने खड़े होकर जिस मुल्क का नाम हमारा वजीर आजम लेने से डरता है, हम कह रहे हैं कि चीन चाइना की PLA भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठी हुई है। प्रधानमंत्री, अपनी जबान से चाइना का नाम लो। क्यों नहीं लेते चाइना का नाम आप? कोई पूछेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर कहां से आया? हिंदू अखबार लिखा। मेरा अखबार नहीं है, मेरे ससुरे का नहीं है। और वैसे भी एक ही शादी कर रहा हूं, वो गलतफहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है, साथ रहते हम। समझे ना? समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी। कितना हंस रहे देखो चीचा। अंकल, बेगम का नाम लिए तो हाँ, बात हो रही ना, याद आते, हमको भी याद आते। घर जाना है ना। आप बताइए, चीन का नाम ही नहीं लेते। और बीजेपी के लोग, हम वो कर देंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कर देंगे, फुला कर देंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, कुछ तो करो प्यारे। खाली टीवी चैनल पर आकर बैठकर दे लंबा लंबा छोड़ते, ओ लंबा लंबा। एक जोक बोलता हूं, बुरा मत मानिए, जोक है। मोदी जी भी मन की बात में बोले कभी कभी ह्यूमर होना चाहिए। तो मोदी जी सऊदी अरब गए। सऊदी अरब, सुन ली, याद है? बोलूं? बोल। तोप को देखे रियाद में, पुरानी तोप रियाद में थी। हमारे वजीर आजम हर चीज को बड़ा गहराई से देखते हैं। गोल गए। जोक है, सच्चाई नहीं है। लिटिल ह्यूमर, लाइटर वेन में। तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने उस अरब शेख से पूछा, कितना फेंकती? तो अरब शेख बोला, वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जोक है, ह्यूमर है। मेरे को मालूम मीडिया के लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, कैसा बोले? अरे भाई बोले, आप भी एंजॉय करो। वरना हमारे मीडिया के लोग कल सुबह 9 बजे से ओवैसी का भड़काऊ भाषण हुआ था अहमदाबाद में। देश के प्रधानमंत्री को बोला है, ऐसा बोलते जैसा कि इनके पप्पा को बोले। प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी हक बनता क्रिटिसाइज करने का।
हम प्रधानमंत्री है तो खुदा नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे, मगर मीडिया के लोग कैसा बोले। वो अंग्रेजी में कहावत है ना, मोर लॉयल देन द किंग। इनको बड़ी तकलीफ हो जाती मीडिया वालों। अब मार्च के बाद अपनी नौकरी की फिक्र करो। तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं, अल्लाह तुमको बचाए। मार्च के बाद ये सब जाने वाले हैं, बहुत की नौकरियां जाने वाली, अभी जा रही है। ये मीडिया के लोग जानते, देखो मुंडियां हिला रही, यूं कर रहे, बोल नहीं सकते ना, खाली ऐसा करे तो समझ जाना हम आपके साथ है। मार्च के बाद पूरी जाने वाली है नौकरियां। नौकरियां नहीं रहे, भारत बहुत बुरा हाल है। मोदी जी से आप पूछो देश की इकोनॉमी क्या हो रही मोदी जी, तो एक कार्टून है अखबार का, मैंने कराया हूं। वो कार्टून में मोदी जी का कार्टून है, फोटो है। लोगों ने सवाल किया क्या हो रहा है देश में, तो मोदी जी ने कहा मित्रों जीडीपी दौड़ रहा है। तो जीडीपी क्या है, गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। मोदी जी कह रहे देखो जीडीपी दौड़ रहा है। अब ये तकलीफ किसी को नहीं हो रही। पेट्रोल की कीमत बढ़ते जा रही, डीजल की कीमत बढ़ते जा रही है, और भी बढ़ गया। बजट आया तो रुकने का नाम ही नहीं है। मगर जो मोदी जी के भक्त हैं, नहीं नहीं क्या होता, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं, हमारी गाड़ी में हवा से चलती। मगर गरीब की गाड़ी तो हवा से नहीं चलती, गरीब की मोटरसाइकिल हवा से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी मोदी की मोहब्बत से नहीं चलती, गरीब की गाड़ी पेट्रोल और डीजल से चलती। जिसको कारोबार करना है वो तो बर्बाद हो रहा है। लॉकडाउन लगाया आपने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉकडाउन। लॉकडाउन के लिए मोदी जी ने कहा रात में 8 बजे आए, मैं बोला गया काम। अब लोगों को हैबत होती, रात में 8 बजे वजीर आजम आए तो अब क्या करने वाले हैं भाई। बोले भाइयों बहनों लॉकडाउन, कितने घंटे का टाइम दिया, 4 घंटे। 4 घंटे में लॉकडाउन हो गया। और लॉकडाउन लिफ्ट करने के लिए मोदी सरकार देती है आपको 8 दिन का टाइम। लॉकडाउन लगा, गरीब पिट गया, बर्बाद हो गया गरीब, नौकरियां चले गई, कारोबार बर्बाद हो गया, भूखमरी के शिकार हो गए लोग। आपको मालूम इनफॉर्मल सेक्टर में भारत में 10 करोड़ नौकरियां चले गई, करीब 25-30 लाख फॉर्मल सेक्टर की तनख्वाहें लोगों की कम हो गई। मगर कोई बोलता ही नहीं है ना। क्यों नहीं बोलते तुम, ये बात बताओ हमको। हम क्यों बोले, तुम क्यों नहीं बोलते? तुम्हारी जबानें क्यों रुकी हुई हैं, बताओ। और पूरे मुल्क में कोरोना चल रहा, लॉकडाउन आपने गलत किया। जनवरी के आखिरी हफ्ते में पहला कोरोना का पेशेंट केरला में आया, इटली से आए थे। जब पूरा कोरोना बढ़ गया तो देखे किसको बलि का बकरा बनाओ, तबलीगी जमात को बना दिया। क्या कहा, ये तबलीगी जमात के लोग कोरोना जिहाद कर रहे। माशाल्लाह मोदी जी, आपके लोगों ने तो कोरोना को भी कलमा पढ़ा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। माने कोरोना को भी आपने मुसलमान बना दिया। क्या दिमाग है आप लोगों का, माशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए, ये दिमाग और बढ़ता रहे। तबलीगी जमात के लोगों को ले जाकर पकड़ पकड़ कर वहां डाल, यहां डाल, और टीवी पर तो माशाअल्लाह रोज टीवी। ये तबलीगी जमात के लोग किए, इन्होंने कोरोना फैलाया, इनकी वजह से कोरोना फैला। और हमारे हिंदू भाइयों को ये बता दिया, देखो मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल गया। और हमारे हिंदू भाई बेचारे शरीफ हैं, मोदी जी जो बोलते यकीन कर लेते। अरे हो सकता भाई ये चेहरे पे टोपी, सर पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टखने के ऊपर पैजामा, हाँ ये करे होंगे, इनको क्या जरूरत थी। अरे बीमारी का कब से मजहब होता है बताओ।
जहां जहां मुकदमा डाले कोर्ट ने निकालकर फेंका, मुंह पे तमाचा मारा उन लोग और कहा कि नहीं, तबलीगी जमात या उसके जिम्मेदारान कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है। एक के बाद एक कोर्ट ने कह दिया। जब पूरे मुल्क में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो एक ही दीवाना था जो टीवी पर जाकर कह रहा था कि नहीं, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वो कौन था? वो असदुद्दीन ओवैसी था। जिहाद अब तो कॉमेडी जिहाद भी हो गया, यानी हर चीज को जिहाद से जोड़ते। ये लव और जिहाद कहां से आ गया बाबा? मोहब्बत तो अंधी होती ना। बहुत से लोग किए होंगे, सर से चीखा मार रहे हैं। करना भी चाहिए, बगैर मोहब्बत के कोई इंसान नहीं रहता, याद रखो। अल्लाह हमको जज्बात दिया, मोहब्बत करना जरूरी है और सबसे पहली मोहब्बत करना है तो रब्बे कायनात से करना है। मोहब्बत करना है तो रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मगर हम लोग क्या है, उसको देख इसको देख, अब कब तक प्यारे, बदलो, तब्दीली पैदा करो। मगर ये लोग लव जिहाद, लव जिहाद, अरे कई का लव जिहाद बाबा? या खाने को खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, मगर आप लव जिहाद, कोरोना जिहाद, क्या कर रहे हैं आप देश में? कितनी नफरत फैलाएंगे मुसलमानों के बारे में? नहीं ये करे, अरे क्या करे बताओ ना तुम? क्या कोई कोरोना से जिहाद करता है? लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक जमात गई जिसमें हमारी एक बहन थी, ले जाकर एक कॉलेज में बंद कर दिए, हामिला थी। वो कह रही है कि देखो मुझे बच्चा हो सकता है, पानी छूट रहा है। आकर धक्का दिए, उसका हमल साकित हो गया। बताओ आप, कई वाकयात है। किसी एक रियासत में एक बच्चा गया, उसको हर पूरे लोग टीवी पर देखकर बोले तू तबलीग का है, तबलीग का है। वो बेचारा तंग आकर खुदकुशी कर लिया। आप बताइए देश कहां जा रहा है? कितना आप नफरत फैलाएंगे? मोदी जी, मैं आपसे एक मोटा सवाल कर रहा हूं आपकी सरजमीन में खड़े होकर। चाइना आज इस वक्त चाइना की फौज 2020 में क्यों भारत में घुसी? मोदी जी, कभी आपने सोचा? क्योंकि चाइना जानता है कि भारत के लोगों में दिल मिले हुए नहीं है। लव जिहाद चल रहा है, कोरोना जिहाद चल रहा है, एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सरकार देश की सरहदों की हिफाजत करने की बजाय देश की जनता में नफरत फैला रहे। तो चाइना घुस गया, मौका अच्छा है। इस पर कोई बात नहीं करेगा, कोई नहीं पूछेगा। हद तो यह हो गई कि एक लड़के को मध्य प्रदेश के जेल में उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिया। जेलर नहीं छोड़ता उसको। ये मीडिया की रिपोर्ट है, सब्जेक्ट टू करेक्शन। मीडिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जेल को फोन करके कहना पड़ा कि अहमको, मैंने बेल दिया, इसको छोड़ो। ये हमारे देश का हाल है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये पैगाम देने आया हूं कि आपको अपने हिम्मत और हौसले को बुलंद रखना पड़ेगा। मैं नौजवानों से और नौजवानों के जिम्मेदारों से अपील करने आया हूं कि हम अपने नौजवानों की जवानी को रोड पर बर्बाद होने से बचाएंगे। हम अपने नौजवानों को जेल की सोबतों से बचाएंगे। ये नहीं हो सकता संघ परिवार वालों कि हमारे बच्चों की जवानी रोड पर बर्बाद हो जाए या जेल में सड़ जाए और आपके बच्चे अमेरिका जाकर अपनी जिंदगी को अच्छा बना लें। अब जवानी को बचाएंगे, उसको एक सही राह पर लेकर जाएंगे, जीने के मकासद समझाएंगे, जिंदगी उसूल पर गुजारने की तरगीब करेंगे। अब ये नहीं हो सकता संघ परिवार के लोगों कि हमारी बच्चियों को तहफ्फुज ना मिले, उनको तालीम ना मिले,
और किसी और की बच्ची तालीम भी हासिल करे और तहफ्फुज भी मिले। अब हम अपनी बच्चियों को तहफ्फुज भी पहुंचाएंगे, तहफ्फुज भी फराहम करेंगे, उनको तालीम याफ्ता भी बनाएंगे। ये उस वक्त होगा मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब आप मुत्तहिद रहेंगे, जब आप मुत्तहिद रहेंगे, अपने एक वोट को समझकर इस्तेमाल करेंगे, और तभी जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग पूछेंगे कि अगर साबिर की क़यादत में छोटू भाई वसावा के साथ मिलकर कामयाबी मिल जाती है तो क्या होगा? मेरे भाई, कामयाबी अगर मिलेगी ना तो कभी पार्लियामेंट को देखना हम दोनों को। 540 के ऐवान में 2 ही दीवाने बैठते हैं, बाकी के सब अक्लमंद हैं। और जब दोनों में से कोई एक खड़ा होता है तो सबके दिलों की धड़कन बढ़ जाती। क्या बोलेगा ये, देखो क्या बोलेगा ये, क्या बोला? मेरे भाई, वो मिजाज पैदा करना है। जब ट्रिपल तलाक का कानून आया तो किसने दस्तूर आईन के हवाले देकर बताया कि कानून खिलाफ है, दस्तूर के खिलाफ है? अब आपने देख लिया ना, दुनिया ने देख लिया कि मैं जब कह रहा था कि शादी एक सिविल मैटर है, उसमें क्रिमिनल कानून नहीं लगाया जा सकता, तो ये नाम निहाद जो लिबरल किस्म के लोग हैं, अरे आप क्यों जुल्म कर रहे हैं मुस्लिम औरतों पर? अरे मेरे भाई, मेरी बहन, मैंने कहा शादी जो है इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है, जन्म जन्म का साथ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें क्रिमिनल कानून कैसा लेकर आते आप? मगर अब क्या हुआ, लव जिहाद का कानून बना दिए, और यह कानून ये बना दिए कि अगर कोई लव जिहाद के जरिए शादी करता है तो 5 साल 10 साल की सजा उसमें। अब मेरे को आके बोल रहे नहीं ओवैसी, आप सही कहे थे। मैंने कहा फायदा क्या है, नुकसान पहुंचाने के बाद आज आप आकर कह रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हिम्मत है, हौसला है, CAA का कानून 540 का ऐवान है। किसने नरेंद्र मोदी के 303 MPs के सामने उस CAA कानून को ये कहा कि भारत के संविधान के खिलाफ है, ये मजहब के नाम पर नाइंसाफी करता है, राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है? किसने कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने गोरों की जो हुकूमत ने कानून बनाया था अफ्रीका में, तो गांधी ने गोरों के सामने उस कानून को फाड़ कर जलाया था, तो मैंने मोदी सरकार की हुकूमत के सामने वो काम किया, कहा कि जिस तरह गांधी ने काम किया, मैं मोदी तुम्हारे कानून को फाड़ता हूं आज पार्लियामेंट। ये काम कोई नहीं किए, हम कानून को फाड़े। मकसद क्या था कि पैगाम जनता को मिले कि तुम्हारा नुमाइंदा बैठा हुआ है लोकसभा में, गूंगा बनकर नहीं बैठा है, अंधा बनकर नहीं बैठा है, बल्कि हरकत करने बैठा है, लड़ने के लिए बैठा है। अगर आज गुजरात की असेंबली में, विधानसभा में छोटू भाई वसावा के साथ आपके नुमाइंदे कामयाब होकर जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला गुजरात की विधानसभा की दरो दीवारों को हिला के रख देंगे। और कैसे हिलाएंगे? तुम्हारे मसाइल बयान करके, इंसाफ का मुतालबा करके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस सरजमीन पर बसने वाले आप तमाम को मैं सलाम करता हूं। आपने बहुत तकालीफ बर्दाश्त किए, आपने बहुत से मसाइब और मुश्किलात का सामना किया, आपने खाक और खून के दरियाओं से आपको गुजरना पड़ा, आपके सरों पर काले बादल मंडलाते रहते हैं। मगर मैं आपको पैगाम देने आया हूं हैदराबाद की आवाम की तरफ से, मैं आपको पैगाम देने आया हूं। बिहार का वो भारत का सबसे पसमानदा इलाका सीमांचल है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं उत्तर प्रदेश के उन गरीबों की तरफ से, मैं आपको पैगाम देने आया हूं महाराष्ट्र के उन गयूर लोगों की तरफ से कि गुजरात की सरजमीन पर बसने वालों, तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह ताला। इस लड़ाई में तुम अब अकेले नहीं होगे। तुम्हारी आंख में आंसू आएगा तो हमारी आंख में भी आंसू आएगा।
तुम्हारे सीने में तकलीफ होगी तो हमारे सीने में भी हम उसकी चुभन को महसूस करेंगे। तुम्हारे तलवों में अगर कोई कांटा चुपेगा तो यकीन जानो हमारे तलवों में भी दर्द होगा। तुम्हारी तकलीफ तुम अब अकेले नहीं सहोगे। इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर इन नाइंसाफियों के दौर का खात्मा करेंगे और भारत का संविधान आपको इस बात की इजाजत देता है। आप देखते हैं कि हम सीमांचल में इलेक्शन लड़े, 5 सीट पर कामयाबी हमको मिली और जैसा 5 सीट जीते तमाम के तमाम लिखना शुरू कर दिए, इन्हें आ गया, ये पार्टी आ गई। अच्छा, हमको ले जाकर